हेलो एवरीवन, वेलकम टू मंक ट्यूटोरियल। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे सॉफ्टवेयर पैकेज के बारे में। रिटेल सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ओईएम सॉफ्टवेयर क्या है, पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, शेयरवेयर किसको कहा जाता है, फ्रीवेयर, डेमो सॉफ्टवेयर, ग्रुपवेयर, फर्मवेयर, इन सब के बारे में हम लोग सुनते रहते हैं। तो ये सब क्या होते हैं उसके बारे में जानेंगे। साथ ही हम जानेंगे जो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट जिसको पोस्ट बोलते हैं, बायोस क्या होता है, बूटिंग क्या होती है, बूटिंग कितने प्रकार की होती है, इन सब के बारे में आज के इस वीडियो लेक्चर में समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले बात करते हैं किसका, सॉफ्टवेयर पैकेज क्या होता है। किसी विशेष उद्देश्य के लिए बनाए गए अनेक सॉफ्टवेयर का समूह। इसमें याद रखिएगा पैकेज में ही नाम क्लियर है, पैकेज में क्या होंगे, बहुत सारे सॉफ्टवेयर रहेंगे, अनेक सॉफ्टवेयर का समूह जिसे उपभोक्ता को एक साथ प्रयोग के लिए उपलब्ध कराया जाता है। क्या कहलाता है, सॉफ्टवेयर पैकेज या सॉफ्टवेयर सूट्स कहलाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा इसमें क्या होंगे, बहुत सारे सॉफ्टवेयर एक साथ जुड़े रहते हैं, एक साथ आपको मिल जाते हैं। जैसे हम सॉफ्टवेयर पैकेज के किसी सॉफ्टवेयर का अलग से या अकेले उपयोग नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल के लिए एमएस ऑफिस किसका है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का सॉफ्टवेयर पैकेज है। ठीक है, जो किसके लिए यूज होता है, कार्यालय के प्रयोग के लिए बनाया गया सॉफ्टवेयर पैकेज है। इसमें एमएस ऑफिस में क्या क्या आते हैं, तो एमएस ऑफिस में आता है एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेस। ठीक है, तो अलग अलग इसके क्या है, जो सॉफ्टवेयर है वो एक साथ पूरा पैकेज में आता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सॉफ्टवेयर पैकेज बोलते हैं। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सॉफ्टवेयर पैकेज किसके द्वारा बनाया गया है, तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया है। किस उपयोग के लिए, तो कार्यालयीन उपयोग के लिए यह सॉफ्टवेयर पैकेज तैयार किया गया है। जब कई लोकप्रिय एप्लीकेशन या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की प्रमुख विशेषताओं को एक ही एप्लीकेशन प्रोग्राम में समाहित कर उपयोग के लिए उपलब्ध कराया जाता है, तो इसे क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा इसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी हो सकते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी हो सकते हैं। वो सारे जब एक साथ समाहित कर दिए जाते हैं तो उनको क्या कहा जाता है, इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर। तो हम लोगों ने क्या जाना, सॉफ्टवेयर पैकेज का होंगे जिसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर एक साथ मिलाकर एक पूरा बंडल तैयार किया जाता है, एक पैकेज दिया जाता है, उसको सॉफ्टवेयर पैकेज या सॉफ्टवेयर सूट्स कहा जाता है। इसमें आप याद रखिएगा जो इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर होता है उसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी हो सकते हैं और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी हो सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है। सॉफ्टवेयर पैकेज के बाद अगला बात करते हैं रिटेल सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। ऐसा सॉफ्टवेयर जो बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध होता है। याद रखिएगा ये किसके लिए उपलब्ध होता है, बिक्री के लिए उपलब्ध होता है, तथा जिसे उचित मूल्य चुकाकर प्रयोग में लाया जा सकता है, क्या कहलाता है, रिटेल सॉफ्टवेयर कहलाता है। अर्थात ऐसा सॉफ्टवेयर जिसको हम लोग पैसा दे के खरीदते हैं वो बिक्री के लिए अवेलेबल रहता है, वो सारे सॉफ्टवेयर क्या है, रिटेल सॉफ्टवेयर है। ठीक है, रिटेल सॉफ्टवेयर के साथ यूजर मैनुअल, यूजर मैनुअल मतलब जो पुस्तिका मिलती है, चाहे आप कोई भी मोबाइल लेते हैं, लैपटॉप लेते हैं, कंप्यूटर लेते हैं या कोई इलेक्ट्रॉनिक एसेसरीज लेते हैं, तो उसके साथ एक पत्रिका मिलती है, उसी को क्या कहा जाता है, यूजर मैनुअल कहा जाता है। तो रिटेल सॉफ्टवेयर के साथ यूजर मैनुअल तथा प्रयोग के लिए जो भी इंस्ट्रक्शन रहता है वो पूरा आपको प्रोवाइड किया जाता है। आप याद रखिएगा जो रिटेल सॉफ्टवेयर होता है इसी को ओवर द काउंटर सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। एग्जाम में एक बार पूछा गया था, बैंकिंग के एग्जाम में, ओवर द काउंटर सॉफ्टवेयर किसे कहा जाता है, तो ओवर द काउंटर सॉफ्टवेयर किसको कहा जाता है, रिटेल सॉफ्टवेयर को कहा जाता है। ठीक है, इसमें एग्जांपल में अगर हम लोग समझे तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, जो विंडोज का हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर भी क्या है, सॉफ्टवेयर ही है। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज क्या है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है, और ये किस टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है, रिटेल सॉफ्टवेयर है। अर्थात विंडोज को हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए कोई एक शुल्क चुकाते हैं, ठीक है, पैसा देते हैं। अगर आप पैसा नहीं देते हैं तो विंडोज इज नॉट जेन्युइन या योर विंडोज इज नॉट एक्टिवेटेड करके वाटरमार्क आ जाता है। ठीक है, उसके अलावा एमएस ऑफिस का जैसे पावर पॉइंट यूज करते हैं, एक्सेल यूज करते हैं, एमएस वर्ड यूज करते हैं, ये सारे भी क्या है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो सॉफ्टवेयर पैकेज है ये भी क्या है, रिटेल सॉफ्टवेयर है। इसको पैसा पे करके आपको यूज करना होता है। साथ ही जो टैली है, टैली भी क्या है, रिटेल सॉफ्टवेयर के उदाहरण। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल है रिटेल सॉफ्टवेयर के। रिटेल सॉफ्टवेयर के बाद अगला बात करते हैं किसका, ओईएम सॉफ्टवेयर। ओईएम का फुल फॉर्म क्या होता है, कभी एग्जाम में पूछा तो इसका फुल फॉर्म होता है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर सॉफ्टवेयर। ओईएम का फुल फॉर्म क्या होगा, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो ओईएम नाम से ही क्लियर है, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर सॉफ्टवेयर, मतलब जो आदमी, जो कंपनी इक्विपमेंट बना रही है उसी वही मैन्युफैक्चरर के द्वारा जो सॉफ्टवेयर प्रोवाइड की जाती है उसी को क्या कहा जाता है, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर सॉफ्टवेयर। तो देखिए इसमें हार्डवेयर कंपनी द्वारा हार्डवेयर उपकरण के साथ एक पैकेज के रूप में दिया जाने वाला सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है, ओईएम सॉफ्टवेयर पैकेज कहलाता है। ठीक है,
अर्थात जो कंपनी हार्डवेयर निर्माण कर रही है, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल के लिए मैं बताऊं आपको, पेन ड्राइव। पेन ड्राइव का जो कंपनी निर्माण कर रही है, वही पेन ड्राइव की कंपनी क्या होगी, उसके साथ एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर देगी। तो वो सॉफ्टवेयर क्या कहलाएगा, OEM सॉफ्टवेयर। अर्थात जो कंपनी आपका हार्डवेयर तैयार कर रही है, वही उसका सॉफ्टवेयर भी आपको प्रोवाइड करती है। तो वो सॉफ्टवेयर क्या कहलाती है, OEM सॉफ्टवेयर, अर्थात मैन्युफैक्चरर के द्वारा बनाया गया ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर सॉफ्टवेयर। यह सॉफ्टवेयर कंप्यूटर हार्डवेयर में पहले से ही स्टोर किया हुआ हो सकता है। अब जो आपका हार्डवेयर है, मान लीजिए पेन ड्राइव का एग्जांपल ले रहे हैं, तो आप कभी भी पेन ड्राइव को इंजेक्ट करते हैं आपके कंप्यूटर में, तो देखिएगा एक छोटा सा सेटिंग क्या होता है, अपने आप रन होता है। उसके बाद वो पेन ड्राइव आपका यूज के लिए रेडी हो जाता है। ठीक है, तो वो ही सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है, OEM सॉफ्टवेयर कहलाता है। यहाँ तक क्लियर है। OEM के बाद अगला बात करते हैं पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर। पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो उपयोग के लिए क्या होते हैं, मुफ्त में उपलब्ध होते हैं। याद रखिएगा, उपयोग के लिए क्या होते हैं, मुफ्त में उपलब्ध होते हैं, क्या कहलाते हैं, पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ठीक है, और पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर के दो प्रकार होते हैं, एक होता है शेयरवेयर और दूसरा होता है फ्रीवेयर। तो पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर को शेयरवेयर भी कहा जाता है, फ्रीवेयर भी कहा जाता है। जैसे आपका शेयरवेयर बोल रहे हैं, फ्रीवेयर बोल रहे हैं, दोनों अलग अलग नाम है, दोनों के कार्य भी अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन दोनों ही किसके अंतर्गत आते हैं, पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर के। अर्थात ये दोनों क्या रहते हैं, मुफ्त में उपलब्ध रहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट रहते हैं। ठीक है, जैसे रिटेल सॉफ्टवेयर में हम लोग को क्या करना पड़ता था, पैसा चुकाना पड़ता था, शुल्क चुकाना पड़ता था। लेकिन जो पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर होते हैं, ये उपयोग के लिए क्या रहते हैं, मुफ्त में उपलब्ध होते हैं। ठीक है, इन्हें इंटरनेट से मुफ्त में प्राप्त किया जा सकता है। इंटरनेट से आप डायरेक्टली इसको डाउनलोड कर सकते हैं। पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर का अधिकार किसी व्यक्ति या संस्था के पास नहीं होता। जैसे हम लोग देखे थे क्या, ओपन सोर्स। ओपन सोर्स में क्या था आपका, इसमें आपका जो सोर्स कोड था या कर्नल था, वो क्या था, सबके लिए ओपन रखा गया था, गुप्त नहीं था। लेकिन क्लोज्ड सोर्स में क्या हो रहा था, वो गुप्त रखा गया था। वैसे पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर का किसी व्यक्ति या संस्था के पास इसका क्या नहीं होता, अधिकार नहीं होता। ये ओपनली रहता है, मुफ्त में रहता है। उपयोगकर्ता इसके सोर्स कोड तथा इसके प्रयोग में बदलाव भी कर सकता है। जैसे आपका ओपन सोर्स में हम लोग करते थे, या इसके सोर्स कोड में हम परिवर्तन कर सकते हैं। वो कैसा सॉफ्टवेयर कहलाता है, पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर। ये कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, शेयरवेयर और फ्रीवेयर। तो शेयरवेयर को और फ्रीवेयर को समझते, सबसे पहले बात करते हैं शेयरवेयर का। तो देखिए ये भी क्या है, पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर है, पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर, PDS जिसको बोल सकते हैं, पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर। तो ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जिसे बिना कोई शुल्क चुकाए एक निश्चित समय के लिए प्रयोग किया जा सकता है, क्या कहलाता है, शेयरवेयर कहलाता है। ठीक है, बिना शुल्क चुकाए, लेकिन याद रखिएगा इसमें एक टर्म आ गया, एक निश्चित समय के लिए, अर्थात एक पर्टिकुलर टाइम के लिए आप इसको क्या कर सकते हैं, शेयरवेयर को यूज कर सकते हैं। शेयरवेयर इंटरनेट पर भी मुफ्त में क्या होता है, उपलब्ध होता है। चूंकि ये पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर है, तो इंटरनेट में फ्री में ही अवेलेबल रहता है। लेकिन इसमें याद रखिएगा, यही चीज अलग करती है शेयरवेयर और फ्रीवेयर को। ये निश्चित समय के बाद क्या हो जाता है, ट्रायल अवधि जो खत्म हो जाती है, उसके बाद इसका प्रयोग जारी रखने के लिए क्या करना पड़ता है, हमको शुल्क चुकाना पड़ता है। याद रखिएगा, शेयरवेयर का जो भी ट्रायल पीरियड रहता है, जैसे मान लीजिए आपका 30 डेज का क्या देता है, कोई भी सॉफ्टवेयर ट्रायल पीरियड देता है, अर्थात 30 दिन तक आप उसको यूज कीजिए। आपको अच्छा लगता है तो फिर उसके बाद क्या होगा, निर्धारित शुल्क आपको चुकाना पड़ेगा, तब जाकर आप उसका यूज कर सकते हैं। ऐसे सब सॉफ्टवेयर क्या कहलाते हैं, जिसको ट्रायल पीरियड मिलता है, उसके बाद आप उसको यूज करते हैं, शेयरवेयर सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ठीक है, अगला शेयरवेयर के बाद आता है फ्रीवेयर। तो देखिए फ्रीवेयर और शेयरवेयर में बेसिक अंतर क्या होता है। शेयरवेयर में हमको एक ट्रायल पीरियड मिलता था, और उसके बाद उसका ट्रायल पीरियड खत्म होने के बाद आप उसको शुल्क चुकाकर यूज कर सकते थे। लेकिन फ्रीवेयर में क्या होता है, ऐसा सॉफ्टवेयर जो बिना कोई शुल्क चुकाए व्यक्तिगत उपयोग के लिए उपयोग में लाया जा सकता है, क्या कहलाता है, फ्रीवेयर। दोनों ही क्या है, फ्री में है, लेकिन ये फ्रीवेयर कहलाता है, वो शेयरवेयर। ठीक है, फ्रीवेयर इंटरनेट पर भी क्या होते हैं, मुफ्त में उपलब्ध रहते हैं। क्योंकि ये भी क्या है, पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर है, तो ये भी इंटरनेट में फ्री में अवेलेबल रहता है। परंतु फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर का संपूर्ण अधिकार, अर्थात जिसको हम लोग बोलते हैं कॉपीराइट, इसका कॉपीराइट किसके पास रहता है, निर्माता के पास ही रहता है। आप इसके सोर्स कोड में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, आप इसके नाम में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, ना ही इसकी कोई भी दूसरे कार्य हैं उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। उपयोगकर्ता को इसके सोर्स कोड में परिवर्तन का अधिकार नहीं होता है। याद रखिएगा, फ्रीवेयर में आप भले ही फ्री में यूज कर सकते हैं इसको आप, लेकिन इसके सोर्स कोड को परिवर्तन नहीं कर सकते, और ना ही इसे बिक्री के लिए उपलब्ध कराया जा सकता है। फ्री में अवेलेबल है, अर्थात
आप इसे बेच नहीं सकते, आप जिसको भी देंगे उसको भी क्या करेंगे, फ्री में ही देंगे, आप इसको बेच नहीं सकते, ठीक है, इसकी बिक्री नहीं कर सकते। फ्रीवेयर इसीलिए है क्योंकि ये फ्री का ही है, ठीक है। शेयरवेयर में क्या हो रहा था, शेयरवेयर में आपको कॉपीराइट वाला इशू नहीं था, ना ही उसमें आपका परिवर्तन का उसमें भी अधिकार था, लेकिन वो क्या होता था, एक ट्रायल पीरियड देता था। उस ट्रायल पीरियड के खत्म हो जाने के बाद आपको क्या करना रहता था, आपको उसका एक निर्धारित शुल्क पे करना होता था, उसके बाद आप उसको यूज कर सकते हैं शेयरवेयर में। लेकिन फ्रीवेयर में ये कंप्लीटली क्या है, फ्री है, लेकिन इसको आप बेच नहीं सकते, ना ही इसके सोर्स कोड में कोई परिवर्तन कर सकते हैं। फ्रीवेयर के बाद अगला बात करते हैं किसका, डेमो सॉफ्टवेयर। देखिए डेमो भी आपके शेयरवेयर टाइप का ही है। डेमो सॉफ्टवेयर क्या होता है, किसी सॉफ्टवेयर निर्माता कंपनी द्वारा नया सॉफ्टवेयर जारी करने से पूर्व प्रचार के दौरान उस सॉफ्टवेयर को मुफ्त में क्या होता है, उपयोग के लिए उपलब्ध कराया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, डेमो सॉफ्टवेयर बोलते हैं। जैसे हम लोग कोचिंग जाते हैं तो एडमिशन लेने से पहले 2 दिन 4 दिन या एक हफ्ते का क्या होता है, 2 से 5 दिन या 7 दिन का हम लोग क्या ले लेते हैं, डेमो ले लेते हैं। वही डेमो क्या है, वही डेमो हम लोग हम ये देखते हैं कि उस कोचिंग में पढ़ाई कैसी हो रही है, वहाँ के टीचर अच्छे से पढ़ा रहे हैं कि नहीं, वही चीज़ डेमो कहलाता है। सेम चीज़ सॉफ्टवेयर निर्माता कंपनी क्या करती है, अपना सॉफ्टवेयर मार्केट में लॉन्च करने के पहले उसको लोगों को डेमो देती है कि आप देखिए, चला कर देखिए कैसा लग रहा है, ठीक है नहीं है, और उनका रिस्पॉन्स देखा जाता है, ठीक है। तो डेमो सॉफ्टवेयर क्या फ्री में ही अवेलेबल कराया जाते हैं उपयोग के लिए। अब क्या होता है कि कुछ दिन बाद वो डेमो क्या हो जाता है, उसमें भी आपको सिर्फ डेमो में आपको कितना 7 दिन का क्लास मिल रहा है कोचिंग में। ऐसा तो नहीं है कि डेमो में आप पूरा पटवारी का, हॉस्टल वार्डन का डेमो में ही तैयारी कर लें। सेम आपका डेमो सॉफ्टवेयर भी क्या होता है, एक निश्चित अवधि के बाद उस सॉफ्टवेयर का उपयोग जारी रखने के लिए उस सॉफ्टवेयर का पूर्ण संस्करण कंपनी को निर्धारित मूल्य चुकाकर प्राप्त किया जा सकता है। अर्थात आपको कोचिंग पूरा आपका जो भी सिलेबस है उसको कंप्लीट करने के लिए आप क्या करेंगे, फिर फीस पे करेंगे, और सेम कोचिंग में ही आप क्या करेंगे, पूरा आपका अध्ययन कर सकते हैं। सेम चीज आपका क्या होगा, डेमो सॉफ्टवेयर में डेमो एक निश्चित अवधि के लिए रहेगा। शेयरवेयर भी क्या था, फ्री में ही था, लेकिन वो भी एक निश्चित अवधि के लिए। तो दोनों इक्विवेलेंट है, समझिएगा। डेमो सॉफ्टवेयर जो निर्माता कंपनी है उसके द्वारा दिया जाता है, ठीक है, कंपनी ही प्रोवाइड करती है डेमो। लेकिन शेयरवेयर आप इंटरनेट से फ्री में अवेलेबल आपको हो जाएगा, कोई भी जैसे शेयरवेयर सॉफ्टवेयर है, ठीक है। लेकिन वो कितने दिन के लिए रहेगा, 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज, एक जो निश्चित समय है उस सॉफ्टवेयर का, उतने दिन तक आप उसको फ्री में यूज कर सकते हैं। उसके बाद आप उसको क्या करना पड़ेगा, उसका मूल्य चुकाना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा है डेमो सॉफ्टवेयर क्या होता है, फ्रीवेयर क्या होते हैं, शेयरवेयर क्या होते हैं, पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ये सारे समझ आ गए होंगे। डेमो सॉफ्टवेयर के बाद बात करते हैं ग्रुपवेयर। ग्रुपवेयर क्या होते हैं, तो यह एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है जिसे समान उद्देश्य में लगे व्यक्तियों की सुविधा को ध्यान में रखकर विकसित किया जाता है। इसमें ग्रुपवेयर में एक चीज याद आ रहा है आपको, ग्रुप है, तो ग्रुप में क्या होगा, जितने भी कार्य करने वाले हैं उनका उद्देश्य क्या रहेगा, समान रहेगा, ठीक है। जैसे मान ली जाए मैं सिंपल से शब्दों में बात करूं, 2 अलग अलग ग्रुप बनाता हूं मैं, एक है क्या, पटवारी, और एक है हॉस्टल वार्डन, ठीक है। पटवारी और हॉस्टल वार्डन 2 अलग अलग ग्रुप है, ठीक है। तो इन दोनों का, ये पटवारी वाले ग्रुप का उद्देश्य क्या रहेगा, पटवारी बनना रहेगा। हॉस्टल वार्डन वाले ग्रुप का उद्देश्य क्या रहेगा, हॉस्टल वार्डन बनना रहेगा। तो इनके लिए अगर सिलेबस तैयार होता है तो ये क्या होगा, इसके उद्देश्य के हिसाब से रहेगा। इन लोगों का सबका उद्देश्य क्या रहेगा, जीएस में इतना पढ़ना है, कंप्यूटर में इतना पढ़ना है। लेकिन अगर मैं बात करूं हॉस्टल वार्डन का, तो उसमें क्या रहेगा, अलग अलग सिलेबस है। जैसे कंप्यूटर के 50 क्वेश्चन है तो कंप्यूटर का 50 क्वेश्चन आपको वहां पढ़ना पड़ेगा। अगर बात करें पीएससी की, तो पीएससी का सिलेबस अलग होगा। तो इनका उद्देश्य क्या रहेगा, सबका उद्देश्य समान रहेगा। पटवारी वालों का उद्देश्य समान रहेगा, सिलेबस समान रहेगा। सेम चीज क्या होता है ग्रुपवेयर में होता है कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है और इसमें समान उद्देश्य में लगे व्यक्तियों को की सुविधा को ध्यान में रखकर क्या किया जाता है, ग्रुपवेयर विकसित किया जाता है। और ग्रुपवेयर को ही क्या कहा जाता है, कोलैबोरेटिव सॉफ्टवेयर या फिर ग्रुप सपोर्ट सिस्टम कहा जाता है। ग्रुपवेयर का अगला नाम क्या बोल सकते हैं, कोलैबोरेटिव सॉफ्टवेयर या फिर ग्रुप सपोर्ट सिस्टम, ठीक है। ग्रुपवेयर के एग्जांपल की मैं बात करूं तो जैसे ऑनलाइन चैट है, तो ऑनलाइन चैट में सबका उद्देश्य क्या रहता है, चैट करना रहता है। ईमेल है तो ईमेल भी क्या है, ग्रुपवेयर है। एक साथ बहुत लोगों को आप क्या कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, जिसमें आप क्या करेंगे, सीसी डाल देंगे, कार्बन कॉपी, बीसीसी जिसको बोलते हैं, बैकग्राउंड कार्बन कॉपी, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, आपके ईमेल के माध्यम से आप बहुत लोगों को भेज सकते हैं। न्यूज़ ग्रुप है, जैसे न्यूज़ ग्रुप में आप देखेंगे जैसे बहुत सारे न्यूज़ चैनल है तो उनका एक ग्रुप रहता है, वो सेम चीज़ आपको ही दिखाएंगे, आपका न्यूज़ का
वॉइस मेल है, वॉइस मेल एक साथ आप कई लोग को भेज सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट या बहुत सारे जो वर्कर हैं वो एक साथ क्या जुड़ सकते हैं। तो ये इस टाइप के जो सॉफ्टवेयर होते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए, जैसे मैं एग्जांपल के लिए बात करूं, आपका गूगल का डुओ है, ठीक है। गूगल डुओ के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, ग्रुप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, ठीक है। जूम का आता है, अलग अलग बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। तो ये सारे क्या कहलाते हैं, ग्रुप वेयर कहलाते हैं, ठीक है। ऑनलाइन चैटिंग के एप्स हों या ऑनलाइन चैटिंग के सॉफ्टवेयर हों, ईमेलिंग के सॉफ्टवेयर हों, न्यूज़ ग्रुप हो, वॉइस मेल हो, या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जो भी सॉफ्टवेयर हो, गूगल डुओ हो, जूम हो, जितने भी हैं वो सारे क्या सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, ग्रुप वेयर सॉफ्टवेयर या ग्रुप वेयर कहलाते हैं। यहाँ याद रखिएगा, सॉफ्ट को हर जगह खा दिया जाता है, ठीक है। सॉफ्टवेयर में सॉफ्ट को खा देंगे ग्रुप वेयर, ग्रुप सॉफ्टवेयर है, ठीक है। फ्री वेयर तो फ्री, सॉफ्टवेयर तो फ्री, और वेयर सॉफ्ट को हर जगह खा दिया जाता है, ठीक है। अगला है ग्रुप वेयर के बाद फर्मवेयर। फर्मवेयर क्या होते हैं, तो देखिए फर्म मतलब होती है संस्था, ठीक है। फर्म का मतलब क्या होता है, संस्था होता है। तो फर्मवेयर एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का मिश्रण है, ठीक है। फर्मवेयर क्या है, यह तो एक सॉफ्टवेयर है या सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का मिश्रण है, जिसका प्रयोग हार्डवेयर के जगह किया जाता है या किया जा सकता है। यह हार्डवेयर की बचत करता है तथा उसके मूल्य में कमी लाता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग समझें, 2 गुणा 3 करें हम लोग, ठीक है, तो कितना होता है, 6 होता है। लेकिन उसी को मैं 2 धन 2 करूं तो क्या होगा, तब भी 6 होगा। अर्थात यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके पास अगर गुणा नाम का कोई सॉफ्टवेयर अवेलेबल नहीं है या हार्डवेयर अवेलेबल नहीं है, आपके पास सिर्फ धन का सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर अवेलेबल है, तो धन के हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर का ही यूज कर करके आप क्या कर सकते हैं, उस गुणा का कार्य भी पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो यह हार्डवेयर की बचत करता है। आपके पास वो हार्डवेयर नहीं है, फिर भी आप उस सॉफ्टवेयर के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, उस हार्डवेयर का काम कर सकते हैं तथा उसके मूल्य में कमी लाता है। फर्मवेयर को स्थायी इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी के निर्माण के समय ही क्या कर दिया जाता है, सिस्टम में स्टोर कर दिया जाता है। एग्जाम्पल के लिए रोम, पी रोम, ईपी रोम या मेमोरी में जो भी डाला गया सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन है वो क्या है, फर्मवेयर का एग्जाम्पल है, ठीक है। कौन कौन सा, रीड ऑनली मेमोरी, प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, ये सारे क्या हैं, फर्मवेयर के एग्जाम्पल हैं। फर्मवेयर, यदि कंप्यूटर में गुणा करने के लिए अलग अलग हार्डवेयर के बजाय जोड़ के लिए बनाए गए हार्डवेयर को बार बार जोड़ने का निर्देश देकर गुणा का कार्य लिया जाता है, तो यह क्या किसका एग्जाम्पल है, फर्मवेयर का एग्जाम्पल है। जैसे 2 गुणित 3 का होगा 6 और 2 धन 2 बराबर भी क्या होगा, 6। सेम चीज अगर हम लोग करें, 3 गुणित 4 करें तो क्या होगा, 12 होगा। और इसी को 3 धन 3 ये भी करें तो कितना होगा, 12 होगा। तो हम लोग गुणा की जगह हम लोग धन का बार बार यूज करके भी हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारा जो रिजल्ट है वो प्राप्त कर सकते हैं। यही एग्जाम्पल क्या कहलाता है, फर्मवेयर का एग्जाम्पल कहलाता है, ठीक है। अब जानते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट सॉफ्टवेयर से रिलेटेड। ये क्या है, लास्ट क्लास है सॉफ्टवेयर का। इसके बाद हम लोग समझेंगे किसका, इंटरनेट एंड नेटवर्किंग, नेटवर्क टोपोलॉजी। तो देखिए एक्स्ट्रा फैक्ट में हम लोग जो बहुत ज़्यादा सुनते हैं वो सारे शब्दों के बारे में देखेंगे। जैसे कि आपका पहला शब्द है सॉफ्टवेयर लाइसेंस। लाइसेंस क्या होता है, तो देखिए सॉफ्टवेयर लाइसेंस एक कानूनी दस्तावेज है जो कुछ शर्तों के अधीन या बिना किसी शर्त के सॉफ्टवेयर के उपयोग या वितरण का कानूनी अधिकार प्रदान करता है। आप सॉफ्टवेयर बेच सकते हैं, नहीं बेच सकते, या क्या कर सकते हैं, वो सारा जो अधिकार पत्र है, अधिकार प्रदान करता है, वो कानूनी अधिकार कौन सा है, सॉफ्टवेयर का लाइसेंस है, ठीक है। किसी सॉफ्टवेयर पर नियमों के अनुसार स्थापित कानूनी अधिकार सॉफ्टवेयर कॉपीराइट कहलाता है। अगर कोई सॉफ्टवेयर, आप मान लीजिए एक कैलकुलेटर का सॉफ्टवेयर डिजाइन करते हैं, ठीक है, कैलकुलेटर, तो इस कैलकुलेटर में आप अपना नाम, जो भी नाम से आप कैलकुलेटर का सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, उसके सोर्स कोड, उसके जितने भी हैं वो सारे नियम आप क्या करेंगे, आप अपने हिसाब से अपना कानूनी कॉपीराइट उसमें लेंगे, ठीक है। वो आपका ही सॉफ्टवेयर रहेगा, उस सॉफ्टवेयर में आपका लाइसेंस रहेगा। अगर कोई व्यक्ति आपके परमिशन के बिना उस सॉफ्टवेयर को बेचता है, ठीक है, दूसरों को बेचता है बिना परमिशन के, तो वो क्या होगा, आपका कॉपीराइट के का हनन होगा। आपका जो इस चीज है वो आपकी मर्जी के बगैर बेचा जा रहा है, तो आप उसमें कानूनी कार्यवाही कर सकते हैं। कॉपीराइट धारक की अनुमति के बिना कॉपीराइट सॉफ्टवेयर का प्रयोग, उसका वितरण या उसमें परिवर्तन करना सॉफ्टवेयर पायरेसी कहलाता है। अगर
कोई सॉफ्टवेयर डिजाइन करते हैं, सपोज आप जो कैलकुलेटर डिजाइन किए हैं उसको आपकी मर्जी के बगैर कोई बेचता है, किसी को वो शेयर करता है या फिर उस सॉफ्टवेयर के कोड में कोई परिवर्तन करता है, तो उसको सॉफ्टवेयर पायरेसी, पायरेसी अर्थात चोरी कहलाती है। ठीक है, सॉफ्टवेयर की चोरी। ठीक है, तो ये सॉफ्टवेयर लाइसेंस क्या होता है, सॉफ्टवेयर पायरेसी क्या होती है, सॉफ्टवेयर कॉपीराइट क्या होता है, आशा ये चीज समझ आ गई होगी। अब बात करते हैं इंस्टॉल और अनइंस्टॉल प्रोग्राम। इंस्टॉलेशन और अनइंस्टॉल क्या होता है, तो सिंपल शब्दों में अगर समझें तो हार्ड डिस्क में कोई भी सॉफ्टवेयर को उपयोग के लिए डालना क्या कहलाता है, इंस्टॉल कहलाता है, और हार्ड डिस्क से हटाना क्या कहलाता है, अनइंस्टॉल कहलाता है। अब इसका एक्चुअल डेफिनेशन देखें तो किसी सॉफ्टवेयर को सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से, सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया अर्थात जो पेन ड्राइव है, सीडी है, डीवीडी है, ये सारे क्या है, सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया है, उन सब से किस में डालना, हार्ड डिस्क में कॉपी करना, ताकि वह प्रोग्राम उपयोग के लिए क्या हो, तैयार हो, क्या कहलाता है, इंस्टॉल प्रोग्राम कहलाता है। इंस्टॉलेशन का प्रोसेस क्या है, एक्सटर्नल जो भी आपका डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस, उससे हार्ड डिस्क में डालने का प्रोसेस क्या कहलाता है, इंस्टॉल कहलाता है। ठीक है, और अनइंस्टॉल क्या कहलाता है, सॉफ्टवेयर को हार्ड डिस्क से हटाना या रिमूव करना क्या कहलाता है, अनइंस्टॉल कहलाता है। ठीक है, इंस्टॉल क्या होगा, हार्ड डिस्क में कॉपी करना या हार्ड डिस्क में डालना, और अनइंस्टॉल क्या होगा, हार्ड डिस्क से हटाना। ये दोनों चीज समझ आ गया। अब देखिए स्टार्ट मेनू पर रन विकल्प द्वारा setup.exe फाइल, setup.exe फाइल चलाकर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जाता है। तो setup.exe क्या है, एक एक्सिक्यूटेबल फाइल है जो क्या करने के लिए यूज होता है, प्रोग्राम को इंस्टॉल करने के लिए, हार्ड डिस्क में इंस्टॉल करने के लिए। इंस्टॉल अनइंस्टॉल के बाद हम लोग समझते हैं कर्नल क्या है। हम लोग जब ऑपरेटिंग सिस्टम देख रहे थे, आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम में ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, तो वहां एक वर्ड आया था कर्नल, तब मैं समझाया था कर्नल क्या होता है। फिर भी यहाँ देखिए कर्नल क्या होता है, सिंपल शब्दों में हम लोग समझें तो जो सोर्स कोड होता है, सोर्स कोड किसी प्रोग्राम का सोर्स कोड होता है, उसी को कर्नल कहा जाता है। यह किसी ऑपरेटिंग सिस्टम का मूल बिंदु या आधारिक संरचना वाला भाग है जो सॉफ्टवेयर तथा हार्डवेयर के बीच संबंध स्थापित करता है। हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर के बीच संबंध स्थापित करने का काम कौन करता है, कर्नल करता है। कर्नल अर्थात सोर्स कोड। ठीक है, तथा उपकरणों का प्रबंधन अर्थात मैनेजमेंट भी क्या करता है, सुनिश्चित करता है, कौन सा, आपका सोर्स कोड। ठीक, इसी को कर्नल कहा जाता है। पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल पर ही क्या होता है, आधारित होता है। अगर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में बात करूं, सोर्स कोड में ही क्या रहता है, जितने भी कमांड है, इंस्ट्रक्शन है, प्रोग्राम्स हैं, वो सोर्स कोड के माध्यम से लिखे रहते हैं। अगर आपका सोर्स कोड कुछ भी एरर आता है तो आपका कर्नल में क्या होगा, एरर होगा, और आपका सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच जो समन्वय स्थापित है वो नहीं हो पाएगा, उसमें कोई एरर आ जाएगा। जैसे आप प्रिंट का कमांड देते हैं तो आपका हार्डवेयर क्या प्रिंट नहीं करेगा, क्योंकि आपके किस में प्रॉब्लम है, किस में एरर है, सोर्स कोड में। ठीक है, तो ये क्या होता है, पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम किस पे आधारित होता है, कर्नल पर आधारित होता है। यहां तक क्लियर है। कर्नल को सिंपल शब्दों में अगर समझे तो सोर्स कोड, सोर्स कोड क्या होता है, जिसमें प्रोग्राम लिखा जाता है, वही चीज, वो पूरा प्रोग्राम क्या कहलाता है, सोर्स कोड कहलाता है। कर्नल के बाद अगला बात करते हैं किसका, पोस्ट। पोस्ट का फुल फॉर्म होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, POST। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट क्या होता है, तो जैसे ही कंप्यूटर ऑन किया जाता है, बायोस स्वतः ही कंप्यूटर में लगे सभी उपकरणों जैसे कि मेमोरी, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, हार्ड डिस्क, वीडियो डिस्प्ले, इन सब का क्या करता है, जो भी अलग अलग हार्डवेयर हैं उन सब की जांच करता है तथा उन्हें उपयोग के लायक क्या करता है, बनाता है। ठीक है, और ये जो पूरा प्रोसेस है जांच करने का, वो क्या कहलाता है, पोस्ट कहलाता है। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट मतलब जैसे ही चालू हुआ, पावर ऑन हुआ, खुद से अपना टेस्ट करता है कि सब चीज सही है कि नहीं। पोस्ट या पावर ऑन सेल्फ टेस्ट बूटिंग प्रक्रिया का ही क्या होता है, एक भाग होता है। किसका भाग होता है, बूटिंग प्रोसेस का। इस दौरान हार्डवेयर में कुछ भी गड़बड़ी पाए जाने पर उसको क्या होता है, उसे स्क्रीन पर प्रदर्शित कर दिया जाता है। किसके द्वारा, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। खुद से कंप्यूटर ऑन होता है और खुद से क्या कर लेता है, टेस्ट करता है, जांच करता है, और कोई भी गड़बड़ी होती है तो उसको क्या कर देता है, स्क्रीन पर तुरंत शो कर देता है। कि सपोज आपका क्या है, कीबोर्ड कनेक्टेड नहीं है, तो वो भी बता देगा कि आपका कीबोर्ड कनेक्टेड नहीं है। ये कहलाता है पोस्ट। पोस्ट के बाद अगला बात करते हैं किसका, बायोस। बायोस क्या होता है, तो बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। एब्रीविएशन में इनके बारे में पूछा जाता है, पूछा जा सकता है, तो इन सब के फुल फॉर्म आपको आने चाहिए। तो बायोस क्या होता है, यह एक सॉफ्टवेयर है जिसे मदरबोर्ड पर बने स्थायी रोम,
जो स्थायी रोम होता है वो क्या होता है, नॉन वोलेटाइल रोम, जिसको हम लोग बोलते हैं स्थायी है अर्थात नॉन वोलेटाइल है, के निर्माण के समय ही स्टोर कर दिया जाता है। अर्थात इसको कहाँ, मदरबोर्ड में, इसमें स्टोर किया जाता है बायोस को, मदरबोर्ड में, रोम में। कब किया जाता है, जब हम लोग इसका निर्माण करते रहते हैं, आपका सिस्टम का जो मदरबोर्ड रेडी होता है उस समय आपका बायोस स्टोर कर दिया जाता है। इसमें उपयोगकर्ता द्वारा परिवर्तन नहीं किया जा सकता। याद रखिएगा, बायोस में यूजर के द्वारा या उपयोगकर्ता के द्वारा कोई भी चेंजेस नहीं किया जा सकता है। जैसे ही कंप्यूटर ऑन किया जाता है, बायोस पासवर्ड तथा हार्डवेयर की जांच करता है। जैसे आपका कोई भी पासवर्ड आप डाले रहते हैं तो पहले वो क्या करेगा, आप उसमें पासवर्ड डालने के लिए ऑप्शन देगा, आप जैसे ही पासवर्ड डालेंगे वो तुरंत जांच करेगा कि पासवर्ड सही है या नहीं है। कोई हार्डवेयर कनेक्टेड है, जैसे मान लीजिए आपका माउस है, कीबोर्ड है, प्रिंटर है, तो जितने कनेक्टेड हार्डवेयर रहेंगे वो सारे उनकी जांच करता है तथा वो सब ठीक हो जाने के बाद ही क्या होता है, स्वतः ही बूटिंग की जो प्रक्रिया रहती है उसको शुरू कर देता है। बायोस पेरिफेरल उपकरणों जैसे कि इनपुट और आउटपुट डिवाइस की जांच करता है तथा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध स्थापित करता है। तो कभी आपको पूछा कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध स्थापित कौन करता है, तो बायोस करता है। और उसमें भी स्पेशली कौन करता है, तो कौन करता है, कर्नल करता है। बायोस में हम लोग क्या होता है, जब भी स्टार्ट करते हैं तो आपका जो ऑन होता है उसमें पोस्ट होता है। पहले सबसे पहले बायोस स्टार्ट होगा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, उसमें एक प्रक्रिया रहती है पोस्ट का, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। चालू जैसे ही करेंगे वो बायोस में चला जाएगा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, और उसके बाद पोस्ट में चला जाएगा। और पोस्ट में क्या होगा, उसके बाद इनपुट आउटपुट डिवाइस की जांच करता है, कौन सा, आपका बायोस। यहाँ नाम से ही क्लियर है, इनपुट आउटपुट सिस्टम है ये। बायोस के बाद अगला है बूटिंग। बूटिंग के बारे में हम लोगों ने पोस्ट में भी जाना, बायोस में भी जाना, बूटिंग होता क्या है। कंप्यूटर ऑन किए जाने पर बायोस स्वतः ही ऑपरेटिंग सिस्टम की पहचान कर उसे सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी, जिसको हम लोग रैम बोलते हैं, रैम के चिप में क्या करता है, डालता है। किसको, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को, ठीक है। तथा सॉफ्टवेयर को उपयोग लायक क्या कर देता है, बनाता है। कौन सा प्रोसेस, बूटिंग का प्रोसेस। इसमें क्या होता है, सेकेंडरी मेमोरी में जो भी डेटा रहता है उसको पहचान कर क्या करता है, प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी में, अर्थात जिसको रैम बोलते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम, उसमें डालता है तथा सॉफ्टवेयर को उपयोग के लायक बनाता है। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बूटिंग बोलते हैं। और बूटिंग का दूसरा नाम क्या है, बूट स्ट्रैप है, ठीक है। बूटिंग या बूट स्ट्रैप कहा जाता है। कंप्यूटर रिस्टार्ट करने पर बूटिंग प्रक्रिया पुनः चालू हो जाती है। जब भी आप कंप्यूटर चालू करते हैं, स्टार्ट करते हैं या रीस्टार्ट करते हैं, दोनों ही प्रक्रिया में बूटिंग की प्रक्रिया चालू हो जाती है। बूटिंग के दौरान कंप्यूटर हार्डवेयर की क्या करती है, जांच करती है, टेस्ट करता है। साथ ही हार्डवेयर संबंधित आवश्यक जानकारी तथा ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम व संस्करण अर्थात उसका वर्जन कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जाता है। किसमें, कौन से प्रोसेस में, बूटिंग के प्रोसेस में। बूटिंग के प्रोसेस में ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम दिखाया जाएगा, उसका वर्जन दिखाया जाएगा। ये सारी चीजें आपको कंप्यूटर के स्क्रीन पर आपको प्रदर्शित हो जाएंगी। अगर मैं बात करूं बूटिंग कितने प्रकार की होती है, तो बूटिंग होती है दो प्रकार की। एक होता है कोल्ड बूटिंग और दूसरा होता है वार्म बूटिंग। सबसे पहले बात करें अगर हम लोग कोल्ड बूटिंग की। कोल्ड बूट क्या होता है, जब किसी बंद कंप्यूटर, जैसे कंप्यूटर 2 दिन से बंद है, उसके बाद हम लोग कंप्यूटर को जब पावर का बटन ऑन करते हैं, कंप्यूटर को पावर स्टार्ट बटन दबाकर चालू करते हैं, अर्थात बंद कंप्यूटर को जब हम लोग ऑन करते हैं तो कंप्यूटर बूटिंग की प्रक्रिया क्या कहलाती है, कोल्ड बूट कहलाती है। जैसी 2 दिन से कंप्यूटर बंद है या 1 दिन से कंप्यूटर बंद है और उसके बाद हम लोग कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो स्टार्ट जब होता है वो प्रक्रिया कहलाती है कोल्ड बूट, ठीक है, ठंडा बूट। और साथ ही कोल्ड बूट और एक चीज को बोल सकते हैं, जब किसी चालू कंप्यूटर पर रीसेट बटन दबाते हैं। रीसेट बटन कैसा होता है, तो यहाँ आप देखेंगे आपका ये मान लीजिए सीपीयू है, यहाँ पे क्या है, पावर बटन है, पावर बटन, पावर ऑन का बटन है, और नीचे में एक छोटा सा बटन रहता है, ध्यान दीजिएगा ये रीसेट बटन रहता है। तो ऑन कंप्यूटर में हम लोग ये जो रीसेट का बटन होता है, छोटा सा बटन, इसको दबाते हैं तो पहले कंप्यूटर की पावर सप्लाई बंद कर दी जाती है और इसके बाद क्या होती है, बूटिंग की प्रक्रिया फिर से शुरू होती है। और इसके कारण भी इसको क्या बोलते हैं, इसको भी हम लोग कोल्ड बूट कहते हैं। याद रखिएगा, कोल्ड बूट या रीसेट का बटन तब दबाया जाता है जब आपका कंप्यूटर हैंग नहीं होता, हैंग ना हो, याद रखिएगा, तब तक ये क्या होगा, कोल्ड बूट कहलाएगा। लेकिन अगर आपका कंप्यूटर हैंग है और आप रीसेट की दबाते हैं, रीसेट बटन दबाते हैं, तो वो कोल्ड बूट में ऑन नहीं होगा, वो किस में चला जाएगा, वार्म बूट में, ठीक है। वार्म बूट क्या होता है उसको आगे हम लोग समझते हैं। तो देखिए, जब पहले से कंप्यूटर ऑन हो अर्थात चालू हो और कंप्यूटर को पावर सप्लाई बंद किए बिना, इसमें पावर सप्लाई हम लोग बंद नहीं कर रहे हैं, याद रखिएगा, बंद किए बिना
पुनः बूट कराया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है, वार्म बूट कहा जाता है। रीसेट बटन के माध्यम से हम लोग क्या कर देते हैं, पुनः बूट कर देते हैं, तो वो क्या कहलाता है, वार्म बूट कहलाता है। कोल्ड बूट में क्या होगा, उसमें पावर सप्लाई बंद होना जरूरी रहता है। वार्म बूट में क्या होता है, पावर सप्लाई बंद नहीं होता। कीबोर्ड पर कंट्रोल अल्ट तथा डिलीट, जिसको हम लोग रीसेट की भी बोलते हैं, ठीक है। रीसेट के कीबोर्ड वाले टॉपिक में हम लोगों ने देखा था रीसेट की कौन कौन से हैं, कंट्रोल अल्ट और डिलीट। कंट्रोल, अल्टरनेट और डिलीट के जो तीनों बटन हैं उनको एक साथ दबाते हैं तो आपका क्या खुलता है, टास्क मैनेजर खुलता है, और उसके माध्यम से हम लोग कोई भी टास्क कर सकते हैं, या फिर आपका क्या हो सकता है, बूटिंग की प्रोसेस प्रक्रिया चालू कर सकते हैं। तो कीबोर्ड पर कंट्रोल अल्ट और डिलीट बटनों को एक साथ दबाकर या रीस्टार्ट कमांड पर क्लिक कर वार्म बूटिंग की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। रीस्टार्ट कमांड बोलने से क्या होता है, जैसे हम लोग पावर ऑफ करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, नीचे स्टार्ट बटन में जाएंगे, वहां पे आपका क्या रहता है, पावर का इस टाइप का सिंबल रहता है, उसमें रीस्टार्ट आप अगर सेलेक्ट करते हैं तो आपका कंप्यूटर ऑन के कंडीशन में भी क्या होगा, तुरंत रीस्टार्ट होना प्रारंभ हो जाता है, जिसमें शट डाउन, रीस्टार्ट, स्लीप, अलग अलग मोड आते हैं। उसमें आप रीस्टार्ट का कमांड अगर करते हैं तो जो बूटिंग होगी वो बूटिंग क्या कहलाएगी, वार्म बूटिंग। या तो रीसेट की के माध्यम से आप वार्म बूटिंग कर सकते हैं, रीस्टार्ट बटन के माध्यम से भी आप वार्म बूटिंग की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। साथ ही जब कंप्यूटर हैंग हो जाता है तथा किसी कमांड पर प्रतिक्रिया नहीं करता तो वार्म बूट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। हैंग नहीं होता है तब कोल्ड बूट में काम चल जाता है, लेकिन जैसे ही कंप्यूटर हैंग हुआ तब आपकी प्रक्रिया जो बूटिंग की प्रोसेस होगी वो क्या कहलाएगी, वार्म बूट की प्रोसेस कहलाएगी। यहाँ तक क्लियर है। आशा है आपको सॉफ्टवेयर का ये लास्ट पार्ट पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। यहाँ तक वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।